नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। कुछ अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं जिससे कि आप सभी को परिचित कराना है। आईसीसी इवेंट्स की बात करेंगे। अभी हाल ही में 3 आईसीसी इवेंट्स आयोजित हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक वीडियो पहले ही पुरस्कारों और सम्मानों के लिए आ चुका है, तो आप उस वीडियो को जाकर के बिल्कुल देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ अन्य पुरस्कारों और सम्मान के प्राप्तकर्ताओं की बात करेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्रिकेट टूर्नामेंट्स जो आईसीसी इवेंट्स हुए हैं, 3 आईसीसी इवेंट, उनकी बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य वहां से क्या निकल के आ रहे हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो पुरस्कारों के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण पुरस्कारों में देखेंगे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023। इसके अलावा नोबल पुरस्कार की बात करेंगे, स्पिनोजा पुरस्कार, नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड, इसके अलावा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार और गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। इन सारे पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में बताया था, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, उन सब की चर्चा जो है पिछली वीडियो में हो चुकी है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इन पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। तो बिना विलंब किए पहला टॉपिक है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023। ये जो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार है, ये बेसिकली ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार को जीता है भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास ने। इनकी पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया। इस पुस्तक में मुगल काल से लेकर के ब्रिटिश एम्पायर तक जो कोर्टिंग व्यवस्था रही है, कोर्टिंग व्यवस्था कहने का मतलब जो राजनयिक संबंध रहे हैं, उन सभी पर बात की गई है और उसी बात को ध्यान में रख करके नंदिनी दास को दिया गया है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह अवार्ड उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर के लिए दिया गया है। इस पुस्तक में मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से ब्रिटेन और भारत के संबंधों की घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक गैर काल्पनिक साहित्य के असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये हिस्ट्री बेस्ड किताबें होती हैं जिसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि ये पुस्तकें गैर काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक पुस्तकें नहीं होती है, ये गैर काल्पनिक पुस्तकें होती हैं। तो सीधी सी बात है, ये इतिहास से रिलेटेड पुस्तकों के लिए दिया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है नंदिनी दास को, भारतीय मूल की लेखिका है। अगले पुरस्कार में है नोबल पुरस्कार। आप सभी को पता होगा कि नोबल पुरस्कार का ओरिजिन जो हुआ है, ये अल्फ्रेड नोबल के नाम पर हुआ है। अल्फ्रेड नोबल, इसके बारे में एक वीडियो मैंने काफी पहले जारी की थी। जब पिछला नोबल आया था उस समय मैंने ये वीडियो बनाया था। तो अल्फ्रेड नोबल के बारे में सारी जानकारियां वहां पर दी गई थी कि कैसे वो एक बम बनाने के या बारूद बनाने की कंपनी में काम करते थे। उसके बाद उसके पिताजी भी एक मजदूर थे। उसके भाई की मृत्यु हो जाती है नाइट्रोग्लिसरीन से, और उसके बाद फिर अल्फ्रेड नोबल को एक प्रोत्साहन मिलता है कि भाई मैं अब जो है वो मानवता के लिए कार्य करूंगा। तो डायनामाइट के आविष्कार के लिए उनको दिया जाता है। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और उस डायनामाइट के पैसे से एक फंड की स्थापना की, जिसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर एक नोबल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, नोबल फाउंडेशन। और इस नोबल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है नोबल पुरस्कार। ये बेसिकली स्वीडन की एक समाज सेवी संस्था है, स्वीडन की, और उसके द्वारा दिया जाता है नोबल पुरस्कार। शांति का नोबल दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। शांति का नोबल जो है ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। चलिए, तो नोबल पुरस्कार जो है ये शुरुआत में दिए जाते थे केवल 5 क्षेत्रों में। इकोनॉमी का जो नोबल है
वो मुझे जहां तक याद आ रहा है 1959 से प्रारंभ हुआ है। हालांकि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत जो है वर्ष 1900 से हो गई है, लेकिन इकोनॉमी का जो नोबेल है वो पहली बार 1959 में दिया गया था। इस बार यदि बात करें नोबेल पुरस्कार 2023 की, तो अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थव्यवस्था का नोबेल दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं, गोल्ड है, गोल्ड से अर्थव्यवस्था याद रख सकते हैं। तो क्लाउडिया गोल्डिन जो है, इनको अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। चलिए, अगला जो नोबेल है वो शांति का नोबेल है, और शांति का नोबेल दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी ईरान की एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और इन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो शांति का नोबेल दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे कि शांति का नोबेल किसे दिया गया। तो शांति का नोबेल दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, ईरान की कार्यकर्ता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता। फिर साहित्य के नोबेल की यदि बात करें तो साहित्य का नोबेल दिया गया है जॉन फॉसे को। ये नॉर्वे के हैं, जॉन फॉसे, और इन्हें दिया गया है अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए। जॉन फॉसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फॉसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, फॉसे मिनिमलिज्म जो है ये साहित्य से संबंधित शब्द है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फॉसे मिनिमलिज्म किस क्षेत्र से संबंधित शब्दावली है। तो ये साहित्य से संबंधित शब्दावली है, जिसका प्रारंभ किया था जॉन फॉसे ने। जॉन फॉसे ने अपने कविताओं को लिखने के लिए, अपनी रचनाओं को लिखने के लिए एक विशिष्ट शैली को अपनाया जिसे फॉसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। और इसी फॉसे मिनिमलिज्म के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जॉन फॉसे को। तो साहित्य का नोबेल दिया गया है जॉन फॉसे को, याद रखेंगे। तो अभी तक 3 आप नोबेल पढ़ चुके हैं। एक अर्थशास्त्र का नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल, इकोनॉमी का नोबेल मिला है। दूसरा, पीस का नोबेल, शांति का नोबेल मिला है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी, इनको दिया गया है शांति का नोबेल। तीसरा है लिटरेचर, लिटरेचर या साहित्य का नोबेल दिया गया है जॉन फॉसे को। जॉन फॉसे को सम्मानित किया गया है साहित्य के नोबेल के द्वारा। फॉसे मिनिमलिज्म शब्द याद रखेंगे, साहित्य से संबंधित शब्द है। अगला है भौतिकी का नोबेल। भौतिकी का नोबेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए, प्रकाश का जो एटोसेकंड पल्स है ये उत्पन्न करने के लिए 3 जो फिजिसिस्ट हैं उनको सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार 2023 से। ये जो एटोसेकंड है ये 10 की घात ऋणात्मक 18 सेकंड के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जब एलईडी का आया था, एलईडी का नोबेल जब मिला था तो वहां पर पूछा था कि किस प्रकार के एलईडी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो उस समय ब्लू लाइट का आविष्कार हुआ था, ब्लू जो एलईडी है उसका आविष्कार हुआ था, उसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर यदि हम बात करें तो एटोसेकंड पल्स, प्रकाश का जो एटोसेकंड पल्स है इसको उत्पन्न करने के लिए 3 भौतिक विज्ञानियों को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार 2023 से। एटोसेकंड का मान याद रखेंगे, 10 की घात -18 सेकंड, घंटा नहीं होता, याद रखना, 10 की घात -18 सेकंड है। यहाँ पर 3 जो फिजिसिस्ट हैं कौन कौन है, तो एक है पियरे ऑगस्टिनी, दूसरे हैं फेरेंस क्राउसस और तीसरे हैं एनी एल हुलियर। तो 3 नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, पियरे ऑगस्टिनी, फ्रांसिस क्राउसस और एनी एल हुलियर। इन तीनों को सम्मानित किया गया है प्रकाश के एटोसेकंड पल्स की उत्पत्ति के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023। अगला जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है रसायन के लिए।
रसायन के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है 3 रसायन शास्त्रियों को, जिनमें पहले का नाम है लुइस ई ब्रुश, दूसरा नाम है मोंगी जी बावेंडी और तीसरा नाम है एलेक्सी आई एकिमोव। तो नाम थोड़े से कठिन बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है विदेशियों के नाम है, हमारी संस्कृति से अलग नाम है, हमारे कल्चर से, हमारी भाषा से अलग नाम है, तो थोड़ा सा कठिन याद करने को हो सकता है, लेकिन आप इसको याद करेंगे। तो 3 नाम है, एक तो लुइस ब्रूस है, दूसरा नाम है बावेंडी का और तीसरा नाम है एकिमोव का, एकिमोव। तो इसको याद रख सकते हैं कि बावेंडी और ब्रूस जो है वो एक ही है, ठीक है। इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। चलिए, तो अगला जो पुरस्कार है वो चिकित्सा के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार है। चिकित्सा के लिए 2 लोगों का नाम बहुत मुख्यतः लिया जाएगा। एक नाम है कैटालिना कारिको और दूसरा नाम है, नाम यहां पर गलत लिखा है, नाम याद रखेंगे, ड्रे वीजमैन जो है और कैटालिना कारिको, इन दोनों को सम्मानित किया गया है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2023 से। ये जो दोनों लोग हैं इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो कोविड आया था, तो कोविड के समय आप सभी को पता होगा कि mRNA टीका बना था, mRNA बेस्ड टीका बना था। मैसेंजर जो RNA होता है उसके आधार पर टीके की खोज जो की गई थी वो किया गया था मेन कैटालिना कारिको और ड्रे वीजमैन के द्वारा। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस खोज की वजह से कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में मदद मिली है। तो मैसेंजर RNA जो टीके बने हैं वो इनके ही खोज के आधार पर बनी है। जो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन है, इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए mRNA टीकों की खोज की गई थी। तो दोनों लोगों का नाम है, एक तो कैटालिना कारिको और दूसरा ड्रे वीजमैन। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये चिकित्सा, इन तीनों के नोबेल को आपको याद करना होगा। भले नाम थोड़े से कठिन हैं, कठिन हो सकते हैं, लेकिन नाम याद रखना होगा। जैसे फिजिक्स के जो नोबेल हैं, इसको किसने जीता? 3 लोग हैं। एक का नाम है पियरे ऑगस्टिनी, आपको दिख रहा है, दूसरा फेरेंस क्राउसस और तीसरा नाम है एनी एल हुलियर। वहीं अगर अभी केमिस्ट्री की बात करें, रसायन की, तो 3 लोगों का नाम है, एक का नाम है ब्रूस, एक का नाम है बावेंडी और एक का नाम है एकिमोव। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि ब्रूस और बावेंडी एक ही हैं, ऐसा, ठीक। फिजिक्स का नोबेल दिया गया था एटोसेकंड के लिए, इसको भी याद रखेंगे। फिजिक्स का नोबेल जो है वो एटोसेकंड के लिए दिया गया है, 10⁻18 सेकंड के बराबर उसका मान होता है। और चिकित्सा का जो नोबेल है वो दिया गया है कैटालिना कारिको और ड्रे वीजमैन को। अगला पुरस्कार देखिए, अगला पुरस्कार है स्पिनोजा पुरस्कार 2023। स्पिनोजा पुरस्कार जो है ये नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है विज्ञान के क्षेत्र में। नीदरलैंड्स का सर्वोच्च सम्मान किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। और ये जो पुरस्कार है, ये जो सम्मान है, इसके विजेता अभी हाल ही में एक भारतीय बनी है। इनका नाम है डॉक्टर जोयिता गुप्ता। डॉक्टर जोयिता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। स्पिनोजा आप सभी प्रीलिम्स में तो नहीं पढ़ते, मेंस के सिलेबस में स्पिनोजा का एक थ्योरी आती है आपके, है ना, पेपर नंबर 6 में जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ते तो स्पिनोजा वही स्पिनोजा हैं जिनके नाम पर पुरस्कार स्थापित किया गया है नीदरलैंड्स में। और ये जो पुरस्कार है ये नीदरलैंड्स में विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और ये मिला है इस साल एक भारतीय को। भारतीय का नाम है जोयिता गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023। ये भी जीतने वाली एक भारतीय ही हैं और इनका नाम है स्वाति नायक।
खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से। आप सभी को पता होगा नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1960 के दशक में जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई तो उस समय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है किनको? नॉर्मन बोरलॉग को। इन्होंने ही सुझाव दिया था कि आपको कृषि की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर बढ़ानी चाहिए, जिसके अंतर्गत रासायनिक खादों का प्रयोग करने की बात कही गई थी, मिट्टी का उपचार करने की बात कही गई थी, सिंचाई सुविधा के विस्तार की बात कही गई थी, जो कीटनाशक है उनके प्रयोग की बात कही गई थी। तो नॉर्मन बोरलॉग का योगदान उस समय कृषि के क्षेत्र में रहा है। चलिए, तो ये जो स्वाति नायक हैं ये है कौन सर? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन की दक्षिण एशिया प्रमुख है। आप सभी को पता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में स्थित है। फिलीपींस के मनीला में स्थित है चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और स्वाति नायक जो है वो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में बीज प्रणाली और उत्पादन प्रबंधन की दक्षिण एशिया की प्रमुख है, साउथ एशिया की हेड है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। खैर ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है दलाई लामा का फोटो है ना, असल में ये फोटो इसलिए लगाया गया है क्योंकि दलाई लामा को अभी, ठीक है, 1959 में इन्हें चुना गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए, 1959 में। लेकिन उस समय आप सभी को पता होगा तिब्बत वाले क्षेत्र में चीन के द्वारा बहुत ज्यादा उत्पात किया गया था और उसके कारण दलाई लामा को वहां से भाग करके शरण लेनी पड़ी थी भारत में। भारत में आ गए थे ये। अभी वर्तमान में धर्मशाला में रहते हैं। आप सभी को पता होगा धर्मशाला मैच है, मैच हुआ था अभी कुछ समय पहले। चलिए, तो ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं और इन्हें 1959 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अभी प्रदान किया गया है। ठीक, यदि बात करें वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे की तो 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है रवि कन्नन का। ये देखिए, ये है रवि कन्नन, ठीक है। इनको होलिस्टिक हेल्थ कल्चर के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का दिया गया है। याद रखिएगा, होलिस्टिक हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बोल सकते हैं, इसके लिए दिया गया है इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। इसके अलावा यूजिनो लीमस को दिया गया है। इसके अलावा मिरियम कोरोनेल फेरर को दिया गया है और कोरवी रक्षांद को दिया गया है। तो इसमें मेन नाम याद रखना है आपको रवि कन्नन का, और इन्हें ही पूछेगा यदि पूछना हुआ तो, इनको नहीं पूछेगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कभी भी पूछता है तो वो जब किसी भारतीय को मिलता है तभी पूछता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है रवि कन्नन को। आगे बढ़ते हैं। अगले पुरस्कार में है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये सेंट्रल बैंकिंग नाम की एक पत्रिका निकलती है, सेंट्रल बैंकिंग। और इस सेंट्रल बैंकिंग पत्रिका के द्वारा इस वर्ष गवर्नर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है आरबीआई चीफ शक्तिकांत दास को। क्यों दिया गया है? देखिए, दास ने आरबीआई गवर्नर के तौर पर महत्वपूर्ण सुधारों को मजबूती दी है, अग्रणी भुगतान नवाचारों की निगरानी की है और भारत को मुश्किल दौर से बाहर निकालने का काम किया है। तो इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई चीफ शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पुरस्कार में है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री ने नगद पुरस्कार की धनराशि जो है ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दान में दे दी है, याद रखिएगा, ठीक है। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आप सभी को पता होगा कि गंगा की सफाई के लिए बहुत कार्य किया जा रहा है, तो उस फंड में दान दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इस पुरस्कार से मिलने वाली राशि को। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1983 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये इससे सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला है इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022। पिछले साल के लिए ये पुरस्कार दिया गया है अभी अगस्त 2023 में। तो केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2023 को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। इसमें सबसे पहला नाम जो है स्मार्ट शहरों में आता है इंदौर का। 3 अलग अलग श्रेणियों में दिया गया है इसको, है ना। एक तो दिया गया है स्मार्ट सिटी के लेवल पर, दूसरा दिया गया है स्टेट के लेवल पर, और तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है यूटी के यानी केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर। तो स्मार्ट शहरों में प्रथम स्थान यानी सबसे बेहतर स्मार्ट सिटी जो है उसका खिताब मिला है इंदौर को। दूसरे स्थान पर है सूरत, तीसरे स्थान पर है आगरा। वहीं राज्यों की श्रेणी में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश का टाई हुआ है, यानी राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर काबिज है। यदि यूटी की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो चंडीगढ़ ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन आएगा कि इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार के अंतर्गत स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्यों की श्रेणी में याद रखिएगा मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। अगला टॉपिक अभी हाल ही में चर्चा में रही है, ये मिस यूनिवर्स बनी है नई, है ना, सौंदर्य प्रतियोगिता के अंतर्गत सेनिस पलासियोस। ये देखिए ये है सेनिस पलासियोस और ये निकारागुआ की रहने वाली हैं और इन्हें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली का नाम क्या है, सेनिस पलासियोस, और ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। निकारागुआ की सेनिस पलासियोस नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अब 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की बात करें तो 69वां राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले तो इसका क्रम याद रखिएगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ये 69वां संस्करण है और इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट और कृति सेनन, इन दोनों को चिन्हित किया गया है। आलिया भट्ट और कृति सेनन, आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, नंबी नारायण के ऊपर ये फिल्म है, आप सभी को पता है, और ये जो फिल्म है इसको सम्मानित किया गया है नेशनल अवार्ड से। ठीक है, इसको नेशनल अवार्ड भी बोलते हैं हम लोग, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड को नेशनल अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है, रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में यदि देखें तो अल्लू अर्जुन को पुष्पा फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए। अब अगले टॉपिक में आते हैं आईसीसी इवेंट्स में। तो आईसीसी इवेंट्स के अंतर्गत 3 प्रतियोगिताएं अभी हुई हैं हाल ही में 2023 में। तो सबसे पहले आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसने हमारा दिल तोड़ा, फिर है आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ है, और तीसरा है आईसीसी अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप। देखिए यहाँ पर अंडर 19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप और यहाँ क्या है आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 19 साल से कम उम्र की बालिकाएं जो हैं ये इसमें भाग लेती हैं, जबकि इसके अंतर्गत 16 साल के उम्र के सभी भाग ले सकते हैं। चलिए, ये भी साउथ अफ्रीका में हुआ है टी20, जो आईसीसी अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप हुआ है टी20 वर्ल्ड कप, वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की। क्रिकेट विश्व कप की यदि बात करें तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का ये 13वां संस्करण था जिसकी मेजबानी की है हमारे भारत ने। भारत में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके शुभंकर हैं ब्लेज और टोंक। ये है ब्लेज, ये देख पा रहे हैं, ये बॉलर है,
महिला है और ये है टोंक। टोंक जो है ये बैट्समैन है और शुभंकर हैं ये दोनों आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के। इसके बाद प्रारूप की बात करें तो राउंड रॉबिन चरण में ये प्रतियोगिता चली है। इसके अंतर्गत कुल 10 टीमें थी। राउंड रॉबिन चरण के अंतर्गत होता यह है कि सभी टीमें एक दूसरे से कम एक एक मैच खेलती हैं। चलिए, तो राउंड रॉबिन चरण के अंतर्गत ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज हुई है। इसका जो पहला मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में आयोजित किया गया था, जबकि फाइनल मैच 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही आयोजित हुआ। तो याद रखिएगा, पहले इस स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, लेकिन मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके अब हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर आ गया है, श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो ये फैक्ट सबसे पहले डाइजेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रतियोगिता के अंतर्गत 10 टीमों ने भाग लिया। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड। याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, ये देश जो है इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10 अलग अलग स्टेडियम पर ये आयोजित हुआ है। 10 अलग अलग स्टेडियम, जिसमें वानखेड़े स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एमसीए स्टेडियम है। ठीक है, इसके अलावा श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम है, चिदम्बरम स्टेडियम है, चिन्नास्वामी, एचपीसीए, ये इसी धर्मशाला की बात कर रहा था मैं। ये जो एचपीसीए स्टेडियम है ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है और यही धर्मशाला में ही जो हमारे तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा जी, वो निवास करते हैं। इसके अलावा कोलकाता का ईडन गार्डन्स है, अरुण जेटली स्टेडियम है। तो ये 10 स्टेडियम पर ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया है। 10 अलग अलग स्टेडियम में मैच खेले गए हैं। अब इसकी बात करें तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे किंग कोहली, विराट कोहली। विराट कोहली इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। सबसे ज्यादा रन एक विश्व कप में बनाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम किया है। 750 के आसपास इन्होंने रन बनाए हैं, जो कि एक विश्व कप में किसी भी प्लेयर द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन है। इन्होंने अपने ही आदर्श सचिन तेंदुलकर के 650 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसके अलावा 50 एक दिवसीय शतक लगाने वाले ये प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं, न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के। 50 एक दिवसीय शतक, एक दिवसीय शतक इनके नाम है। अब सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया है, तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब इस टूर्नामेंट की बात करें तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं। ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं। एक पारी में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड जो है ये ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया, जो कि 201 रन का था। अफगानिस्तान के खिलाफ इसने बनाया था। फिर मोहम्मद सामी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए, 24 विकेट इन्होंने अपने नाम किए हैं। तो ये फैक्ट बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक, विजेता वैसे रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा है भारत। तो ये फैक्ट आप सभी को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला टूर्नामेंट है आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023। ये आयोजित हुआ है दक्षिण अफ्रीका में और ये इस प्रतियोगिता का 8वां संस्करण था। देखिए यहां पर बात किसकी हो रही है, T20 महिला क्रिकेट विश्व कप। अंडर 19 की बात नहीं हो रही है, यहां पर महिला विश्व कप की बात हो रही है। इस प्रतियोगिता में भी 10 टीमों ने भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया इस प्रतियोगिता को जीती है। तो 10 टीमें कौन कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। ठीक है, वो नाम याद नहीं भी रखेंगे तो कम से कम इन सबको याद रखिएगा। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी एशली गार्डनर। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, आप सभी को पता है। एशली गार्डनर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। ये हैं एशली गार्डनर। आगे बढ़ते हैं।
अगले टूर्नामेंट में है आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप। देखिए यहां पर बात किसकी हो रही है, T20 महिला विश्व कप की, लेकिन अंडर 19 साल से कम उम्र की बच्चियां इसमें खेलती हैं। अब इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये भी मेजबानी की गई है किसके द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया है, यानी अंडर 19 जो विश्व कप हुआ, महिला विश्व कप, उसमें 16 टीमों ने भाग लिया है और इस टूर्नामेंट को जीता है भारत ने। ये देखिए, ये भारतीय टीम है जिन्होंने जीता है अंडर 19 T20 महिला विश्व कप। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात करें तो ग्रेस स्क्रीवेंस जो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्रीवेंस। तो ये फैक्ट बिल्कुल दिमाग में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसके इर्द गिर्द ही आने वाले हैं। क्वेश्चन जो आता है वो बहुत आसपास के ही इसके आते हैं। यहां पर अंडर 19 में ये नहीं पूछेगा कि कौन सी टीम शामिल है, कौन सी टीम शामिल नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि आईसीसी मेंस टूर्नामेंट में आपको पूछ सकता है कि कौन सी टीम शामिल है, कौन सी टीम शामिल नहीं है। इसके अलावा प्रथम प्रतियोगिता, अंतिम प्रतियोगिता के बारे में क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है, तो वो भी अपने दिमाग में रखेंगे। अब आईसीसी की ये जो टूर्नामेंट थी अंडर 19 महिला विश्व कप, T20 महिला विश्व कप, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं श्वेता सहरावत ने, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। ये देखिए श्वेता सहरावत। सबसे ज्यादा स्कोर एक पारी में ग्रेस स्क्रीवेंस, वही जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी, उन्होंने बनाया है। 93 रन इन्होंने हाईएस्ट किए हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा विकेट मैगी क्लार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इन्होंने 12 विकेट टूर्नामेंट में लिए हैं। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो भारत ने बनाया है 219 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो ये सारे फैक्ट जो हैं ये अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो कभी कभी आपको थोड़े से उटपटांग तरीके से पूछता है। हालांकि फैक्ट आसपास के ही रहेंगे, लेकिन प्रश्नों को, शब्दों को घुमा देता है वो। तो ये सारे टूर्नामेंट, तो इस वीडियो में हमने 3 प्रमुख टूर्नामेंट देखे। एक टूर्नामेंट हमने देखा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। इसके अंतर्गत विजेता बना है विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता है भारत। इसी प्रकार आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहां पर जीता है ऑस्ट्रेलिया और यहां पर भी उप विजेता है भारत। अंडर 19 महिला विश्व कप की बात करें तो इसको जीता है भारत ने। बस इसमें यह फैक्ट याद रखेंगे, इसको भारत ने जीता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहां पर कौन बना, यहां पर बने हैं विराट कोहली, यहां पर बनी है एशली गार्डनर और यहां पर बनी है स्क्रीवेंस। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, स्क्रीवेंस इनका नाम है। ये देखिए ग्रेस स्क्रीवेंस। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि पिछली वीडियो में रह गए थे, उसको मैंने इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।